बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि रूटीन की जो ख़बरें उनकी तरफ जाएं, दो वाक़यात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये एयरपोर्ट का एक वाक़या है। यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर एक बच्ची है, वो अपने वालिद को, क्योंकि मुझे अच्छी तरह, हम अक्सर एयरपोर्ट जाते हैं तो छोटे बच्चे साथ जाते हैं, वो दौड़ के गले लगाते हैं और अक्सर हम ये मनादिर देखते हैं। वो जैसे ही अपने बाप को सामने से आते हुए देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार लोग मजदूरी करने के लिए गल्फ़ ममालिक में या यूरोप में या दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो बच्चों के लिए सामान बैग शैग वो भर के लाते हैं। यही वो पाकिस्तानी हैं जो बाहर से पैसा कमा के ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, जिसको हम फ़ॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। और इस पैसे के ऊपर पाकिस्तान की मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि वो अपनी कमाई के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, उसको पाकिस्तान भेजते हैं। लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर मौजूद हैं और अब इनकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान छोड़कर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हैं या बैरून मुल्क चले गए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, और ये मायूसी की वजह से गए हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो सिचुएशन है, मैं जिस नौजवान से मिलता हूँ वो उसके सवालों का मेरे पास जवाब नहीं होता। वो ये पूछते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान में हम क्यों रहें, हमारे पास एक ही हक था कि हम वोट डालें और वो गिनती में आ जाए, हमारा तो वोट भी गिनती में नहीं आया, आप बताएं हम यहाँ क्यों रहें। ऐसे लोग पूछते हैं नौजवान। तो बहुत बड़ी तादाद में हुनरमंद नौजवान, पैसे वाले लोग, वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं या पाकिस्तान में उसकी सरमायाकारी नहीं करना चाह रहे, पैसे की यहाँ सरमाया लगाना नहीं चाह रहे, यहाँ पे मेहनत करना नहीं चाह रहे, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, जो बहुत मायूस कुन है। लेकिन मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मुझे तो बिल्कुल मायूसी नहीं है और मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आती है। फार्म 47 की बनने वाली हुकूमत जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और ना ये अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। बिलाखिर होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंसूबा है और अवाम का फ़ैसला जो है उसको सुनना पड़ेगा, बलाखिर सुनना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर वो छोटी बच्ची जो है वो अपने वालिद को उसने जैसे ही देखा तो वो दौड़ के गई अपने वालिद को मिलने के लिए। तो ये एक एहलकार वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो एहलकार है, उसने बालों से पकड़ के बच्ची को ज़मीन पे धकेल दिया और वो बच्ची ज़मीन पे गिर गई। मैंने जब ये मंज़र पहली नज़र में देखा तो मुझे जो पहला अफसोस हुआ वो ये हुआ कि मैं वहाँ क्यों नहीं था। नहीं, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल के अंदर ये आया कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं इस आदमी को एहसास दिलाता अपनी मौजूदगी का, जिस तरह इसने उस बच्ची को पटखा है। यानी मुझे तो, हमारे घर में सबके घर में बच्चियाँ हैं, उसके घर में भी बच्चे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बच्ची फिर रोती हुई अपने बाप के पास गई है। कैसा बेबस उसका बाप होगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिल रहा है, उसको गले लगा रहा है और वो रो रही है, बता रही है कि ये अंकल ने मुझे पटका है, बालों से पकड़ के ज़मीन पे फेंका है। और उसका बाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। हाँ, बिगाड़ सिर्फ वही सकता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं या जिसका किसी बड़े इदारे से ताल्लुक़ है, तो वो जाएगा, जाके डंडे मार के अपना हिसाब भी ले लेगा, हिसाब चुकता कर लेगा। लेकिन गरीब आदमी का हिसाब कौन चुकता करेगा? गरीब आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा? यानी वो आदमी अपनी बच्ची को लेकर गया, ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई है। वो बच्ची की शख्सियत पे क्या असर पड़ेगा, उस आदमी के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है देखने के बाद, शदीद तकलीफ़ हुई। अपने बच्चे नज़र आते हैं इस तरह बच्चों के अंदर जब उनके साथ जुल्म होता है, तो बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इदारे की जानिब से मुकम्मल खामोशी, ऐसी बेशर्मी और डिटाई है कि इसके ऊपर कोई बोल भी नहीं रहा। अभी तक तो नहीं बोला, हो सकता है आने वाले वक्त में बोले, शर्म आ जाए किसी को। भाई उसको सजा दो, उसकी नौकरी ख़त्म करो जैसे उसने पटका। पूरी दुनिया के अंदर लोग भागते हैं, जाके अपने माँ बाप को मिलते हैं, बच्चे क्या बड़े भाग भाग के मिलते हैं। अगर रोकना होता है तो प्यार से पोलाइटली रोक लेते हैं, ऐसे बच्चे को पटक देना, वो तो मासूम है, उसको क्या पता कि कौन सी लाइन कहाँ लगी हुई है, किसको क्रॉस करना है किसको नहीं करना, वो तो जा रहा है बच्चा बेचारा। तो इस तरह जानवरों की तरह पाकिस्तानियों को डील ना करें। ये बार बार ऐसी शिकायतें आती हैं, पुलिस वालों के बारे में आती हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट है उनके बारे में आती हैं। लोगों को ठुड्डे मारते हैं, धक्के मारते हैं, जलील करते हैं, गाली देते हैं। क्यों? पाकिस्तानियों के टैक्स से आपको पैसे मिलते हैं, पाकिस्तानी के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए आप पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये वाकया और इसके ऊपर एक्शन
होना चाहिए। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो याद रखिएगा कि मैं वहां पे होता या मेरी तरह के और कोई लोग होते तो वो एक्शन ले लेते मौके पर। और देखें, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूं कि कोई कानून हाथ में ले, लेकिन ये मंजर ऐसा है कि इसको देखने के बाद कोई भी गैरतमंद आदमी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। दूसरी खबर यह है कि बाकायदा एक खबर जारी की गई कि इमरान खान साहब ने ईद की नमाज पढ़ी और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को गले लगाया और फिर उसके बाद एक बयान भी जारी करवाया गया। सब झूठो झूठ चुताली था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उन्होंने ये दावा किया कि ईद तो पढ़ने ही नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने भी नए कपड़े पहने थे, यानी साफ कपड़े पहने थे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हुए थे। वो दोनों जब तैयार थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तो उनको ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। और ईद की नमाज तो हम सुनते थे कि भारत मकबूजा कश्मीर में जिन मुसलमानों को नज़रबंद करता था उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने देता था। मीर वाइज उमर फारूक और दीगर लोग जो हैं, जो जिनको घरों में नज़रबंद कर देता था भारत, उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने देता था। जिन कैदियों को वो पकड़ लेता था उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने देता था। और हम पाकिस्तानी इसके ऊपर एहतजाज करते थे। हम ये भी देखते हैं कि मस्जिद अक्सा में बाद औक़ात नमाज पढ़ने नहीं देते वहाँ की फोर्सेस जो हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? अगर दो ऐसे लोग जिनमें एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा है, वो अगर ईद की नमाज़ पढ़ लेते तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि बदले की आग में इतना आगे निकल गए हैं सब लोग कि कोई पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी खबर हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी, नवाज शरीफ के बारे में, बाकियों के बारे में। और भी बहुत सारे लोग जेलों में रहे हैं, लेकिन ईद की नमाज ही ना पढ़ने देना बड़ी बदकिस्मती है। और जो रीज़न मुझे समझ आता है ना, फिर वो यही आता है कि उन्हें ये लगता था कि जेल के अंदर जलसे जैसी कैफियत हो जाएगी और ये चीज़ें बाहर रिपोर्ट हो जाएंगी, कैदी इमरान खान को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस किस्म का मुझे तो खदशा है। दूसरा एक और भी हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है इसका, कि इमरान खान को कैदियों के बीच में सिक्योरिटी देना कैसे मुमकिन होगा। हर तरह के कैदी होते हैं वहाँ पे। लेकिन जेल इंतज़ामिया के लिए ये कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए थी। कैदी हैं वहाँ पे सब, उनके पास पूरा इंतज़ाम है, वो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने आसान तरीका यही देखा और इसको एक बदले के तौर पर देखा जाना चाहिए, या मुझे तो यही समझ आ रही है कि वो ये कर सकते थे और उन्होंने नमाज नहीं पढ़ने दी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चों के। अब आ जाएं आप इस बात पे कि किसान एहतजाज कर रहे हैं और उसका एक बड़ा सॉलिड रीज़न है, बड़ा सॉलिड रीज़न है। देखिए, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान ही पाकिस्तान को आगे लेकर चलता है। छोटा ताजिर है, किसान है, मिडिल क्लास है, ये मुल्कों को आगे लेकर चलती है। अब ये लोग बहुत परेशान हैं। किसान क्या कह रहा है पहले उसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक दो और बड़ी खबरें हैं मैंने आपके साथ शेयर करनी है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत किसान कुछ पॉलिसियां बंद करे। गंदम का रेट 3900 रुपये मन जो रखा गया है वो नामंजूर है और वो ये कह रहे हैं इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। इस वक्त किसान पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, ये किसान रहनुमा कह रहे हैं, और ज़राअत की तरक्की के बगैर मुल्की मईशत का मुस्तहकम होना मुमकिन नहीं है। अच्छा, रीज़न क्या है? देखें, जो किसान लगाता है गंदम, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। जो चीज़ें उसमें डलती हैं, मिसाल के तौर पे उसमें खाद डलती है, उसमें बीज डलता है और पेस्टिसाइड डलती हैं, यानी ऐसी अद्वियात डलती हैं जो फसल को बचाती हैं। फिर डीज़ल इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर के अंदर भी, ट्यूबवेल के अंदर भी, मुख्तलिफ जो ज़रूरी आलात हैं उसके अंदर डीज़ल इस्तेमाल होता है। जो ज़रूरी आलात हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, गंदम की पैदावार की जो कॉस्ट है, वो इतनी बढ़ गई है कि अब तो 4000 में भी उनको वारा नहीं खाता। यानी किसान को ये लगता है कि ये 5000 तक की इमदादी कीमत होनी चाहिए गंदम की, ये उन्हें लगता है। तो इस तरह तो आटा बहुत महंगा हो जाएगा, गंदम बहुत महंगी हो जाएगी। अब ये किसान का सरदर्द तो नहीं है। अगर आटा सस्ता करना है तो फिर आप बीज सस्ता करें, खादें सस्ती करें, वहाँ सब्सिडी आप दें। आप जो है वो डीजल सस्ता करें जो आपने डबल कीमत का कर दिया है। आपने अगर किसान को कम कीमत देनी है गंदम की और आटा मार्केट में सस्ता बेचना है तो फिर आप बाकी चीज़ें सस्ती करें जिनमें डीजल है, बीज है, अद्वियात हैं, उसके अंदर खादें हैं, वो सस्ती करें। उन चीज़ों की कीमतें दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं और उसे कहा जा रहा है कि वो गंदम उसी कीमत पे बेचे जिस साल पे पिछले साल थी। यानी जिस कीमत पे पिछले साल बिकती रही है, 4000 तक बिकती रही है, तो इस साल उससे भी 100 रुपया कम पे बेचे, 3900 रुपये मन बेचे गंदम। तो किसान ये कैसे मंजूर कर सकता है?
ये कैसे वो सस्टेन कैसे करेगा? एक चीज उसने पैदा ही 5,000 की है या 4500 की है, उसको 4,000 की वो कैसे बेचे? ये है किसान का सवाल और इसका जवाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? गवर्नमेंट के पास हर चीज का एक हल होता है, सियासत, कि जी हम एक किसान पैकेज लेकर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा किसान पैकेज है। इससे पहले भी कहा गया था, शहबाज शरीफ के दौर में 1800 अरब का उन्होंने कहा था कि जी हम किसान पैकेज लेकर आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला किसान को। अब मरियम नवाज भी कह रही पैकेज लेकर आ रहे हैं। और भाई पैकेज लाने से बेहतर था कि किसान को पहले जो चीज़ें प्रोवाइड की थी वो सस्ती कर देते, डीजल सस्ता कर देते, खाद सस्ती कर देते, बीज सस्ता कर देते, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो सस्ती कर देते, तो किसान की कॉस्ट नीचे आती, वो सस्ती बेच देता गंदम, उसमें उसको मुनाफा भी हो जाता। लेकिन वहां कुछ नहीं किया। अब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए। और जो मुस्लिम लीग नून के किसान हैं उन्होंने एक लेटर लिख दिया मरियम नवाज को और वो खदशे का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अपने किसान क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी आप सुन लीजिए कि मरियम नवाज साहबा से गुजारिश कर रहे हैं कि गंदम की हालिया पॉलिसी की वजह से पूरे पंजाब में गंदम के रेट बहुत कम हो गए हैं और अखराजात डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से तमाम पंजाब के किसान बेहद परेशान हैं। अच्छा, ये सदर किसान विंग पंजाब हैं और इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी उन्होंने कहा आपके इल्म में है कि इलेक्शन 2024 में शहरी इलाकों में हमारा वोट बैंक कम हो गया है और देही इलाकों में ही वोट मिलने की वजह से हमारी पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिला है। हमारा मुखालिफ चाहता है कि मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक देही इलाकों में भी ख़त्म हो जाए। वैसे तो वोट बैंक हर जगह ही ख़त्म हो गया, ये तो झूठ बोला इसने। वोट बैंक तो फॉर्म 47 के ऊपर है, फॉर्म 45 के ऊपर तो वोट बैंक था ही नहीं। ईद के बाद पंजाब की तमाम किसान तंजीमें गंदम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं और खदशा है कि हमारा वर्कर भी उनकी मदद करेगा, यानी नून लीग का वर्कर, जिससे पार्टी को बेहद नुकसान होगा और दुश्मन का एजेंडा कामयाब हो जाएगा। दुश्मन यानी इंडिया कर रहा है ये, यानी पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की कीमत मुकर्रर की है वो इंडिया ने मुकर्रर की है या किसी दुश्मन मुल्क ने मुकर्रर की है या किसी दहशतगर्द ने मुकर्रर की है, वो तो इसी हुकूमत ने मुकर्रर की है ये कीमत। और दुश्मन किसको कह रहे हैं? ये PMLN का वतीरा है, ये दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। मुस्लिम लीग नून किसान विंग पंजाब के सैकड़ों ओहदेदारों और वर्करों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हमारी आवाज़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज तक पहुंचाएं ताकि जो मुश्किलात किसानों को आ रही हैं उनका हल निकाला जा सके। आपसे गुजारिश की जाती है इस बहरान से पंजाब के किसानों को निकालें और पार्टी वोट बैंक के टूटने से बचाएं। ये मेजर सरदार जुल्फिकार हुसैन सैयद, सदर किसान विंग पंजाब, ये PMLN का जो किसान विंग है उसके ये सदर हैं पंजाब के, तो इनकी तरफ से भी ये मुतालबा आ गया है। लेकिन किसान पैकेज के अंदर जो है ना वो बड़ी करप्शन हो जाती है, बड़े दाव लग जाते हैं। तो PMLN का हमेशा से वतीरा रहता है कि ऐसा पैकेज अनाउंस कराओ जिसके अंदर सबकी मौजें लग जाएं। वो किसान बेचारा फिर रुल जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा, वो दरखास्तें ले लेकर पीछे पीछे फिरेगा। भाई चीज़ों को या तो सस्ता करें या उसकी जो अजनास वो पैदा कर रहा है उसकी कीमत को जितने की उसने वो चीज़ें खरीदी हैं उसके मुताबिक बढ़ा दें, यही एक हल है। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं। ताजरों ने एक स्टेटमेंट दिया है, ARY पे ये स्टेटमेंट छपा, उन्होंने कहा कि, और ये ताजरों ने मुख्तलिफ तंजीमों ने और मुख्तलिफ जगहों से ये स्टेटमेंट आया है, उन्होंने 2024 को पाकिस्तान के 75 सालों का मायूस कुन साल करार दे दिया है अपनी तजारत के हवाले से बात करते हुए। यानी इस मुल्क में कोरोना आया, कुदरती आफात आई, मार्शल लॉ लगे, मुल्क टूट गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन 75 सालों में ताजरों के लिए इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जो मुश्किल वक्त अब आ चुका है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस एक साल में 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ये गुर्बत की लकीर क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो एक पैरामीटर, ये बदलता रहता है पैरामीटर। पहले ये $1.5 के करीब था। जो शख्स एक दिन में एक आदमी अगर $1.5 कमा लेता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है, पहले ये था। अब जो है क्योंकि चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पैटर्न सेट किया है वो ये है कि जो शख्स $2.15 यानी लगभग ₹550 बनता है, ऑलमोस्ट 550 से ₹650 के बीच में बनता है। यानी जो शख्स ₹650 रोज़ाना कमा लेता है वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ₹650 कमाने वाला शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। तो पाकिस्तान में पता कितने लोग हैं? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 23 सितंबर 2023 की, ये पिछले साल की बता रहा हूं, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में 95 मिलियन यानी 9 करोड़ 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। यानी वो पाकिस्तानी ₹550 भी रोज़ाना का नहीं कमा पा रहे। यानी उनकी जो इनकम है वो 15-16 हज़ार से भी 16-17 हज़ार बनती है, इससे भी कम है।
ये लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, माहाना इनकम इनकी इतनी ज़्यादा कम है। इनकी तादाद कितनी थी? 9 करोड़ 50 लाख। और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी 1 करोड़ मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले हैं। तो 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस साल गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। यानी वो ऐसे पाकिस्तानी होंगे जिनकी रोज़ाना की इनकम 500 रुपये 550 रुपये से कम होगी, या उनकी कोई इनकम ही नहीं होगी। ये सूरत हाल तो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी, जो अब पैदा हो रही है। लगातार गुर्बत बढ़ रही है। इसकी वजह से हो पता क्या रहा है? आपकी मिडिल क्लास खत्म हो रही है। यानी या तो आपकी एलीट क्लास रह जाएगी जो बहुत अमीर लोग हैं, या सारे गरीब हो जाएंगे। मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। और जिस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास कम होना शुरू हो जाए, स्क्वीज होना शुरू हो जाए, खत्म होना शुरू हो जाए, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते, कभी आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि मिडिल क्लास वो क्लास होती है जो मुल्कों को लेकर आगे चलती है, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है। वो जोर लगाते हैं और मुल्कों को चलाने में अपना रोल प्ले करते हैं, वही कुर्बानियां देते हैं और वही मुल्कों का पहिया घुमाते हैं। तो मिडिल क्लास जो है उसके लिए बहुत बुरी खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक खबर मैं आपको आखिरी दे देता हूं, फिर जो अहम चीज़ें हैं कुछ वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले एमल वली खान साहब का एक स्टेटमेंट है। एमल वली खान साहब जो हैं वो ANP के सदर हैं और असफंद यार वली साहब के बेटे हैं। ANP इनके घर की पार्टी है और यही फेस हैं ANP का। ये सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन दूसरे लोगों की सीटों से मुंतखब हुए हैं, यानी दूसरे लोगों के वोटों से मुंतखब हुए हैं। इनके अपने पास तो बिल्कुल वोट थे ही नहीं। यानी ये अपने सारे वोट भी डाल लें तो आधा सेनेटर नहीं बनता। तो बाकी जमातों ने, यानी PDM के इत्तेहाद की वजह से ये सेनेटर बन गए हैं। और सेनेटर बनने के बाद इनको एक बात इनको भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान में बयानिया सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब नवाज शरीफ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने का ढोंग रचा रहे हैं। एमल वली खान साहब का स्टेटमेंट पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत नहीं है, अखराजात कौम पर खर्च किए जाएं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर एमल वली खान ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों का साथ ना देने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि किसी पर हमला करे। 80% दिफाई अखराजात खत्म करके कौम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमलन अस्करी पार्लियामेंट और अस्करी हुकूमत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 110% मार्शल लॉ है। कोर कमांडर्स के हुक्म पर सारे तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं। ANP ऐवान बाला में आज़ाद बेंचों पर बैठने के लिए चेयरमैन सेनेट को जल्द दरखास्त देगी। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की नहीं बल्कि कोर कमांडर और सेक्टर कमांडर की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटम बम और हमलों के लिए हथियार की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि किसी पर हमला करे। 80% दिफाई अखराजात खत्म करके कौम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। एहतसाब सियासतदानों समेत तमाम इदारों का करना चाहिए। जजों को धमकी अमीद खतूत के मामले पर उन्होंने कहा कि जजिद का खत टोपी ड्रामा है। जजिद का खत एस्टेब्लिशमेंट और ISI के किरदार को साफ करने के लिए है। किसी जर्नैल के खिलाफ कोई भी सबूत और शहादत पेश नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ANP जो है वो एक तहरीक शुरू करने जा रही है और उसका जो नारा है वो बॉर्डर जाओ बैरक जाओ, इस नारे के साथ दोबारा तहरीक शुरू करने वाली है। यानी फौज को टारगेट करते हुए ANP अब एक तहरीक चलाएगी, क्योंकि ANP को लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के बगैर उनकी सियासत दफन हो रही है। बहरहाल और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।